नमस्ते बच्चों। आज जो है 10वीं कक्षा का हिंदी का काम शुरू करते हैं। 9th कक्षा में बच्चों आपने जो है हिंदी विषय में पता लग गया था कि आपके जो है हिंदी की पाठ्य पुस्तक 2 हैं। एक आपकी क्षितिज है, आपने 9th में पढ़ी है क्षितिज भाग 1, और एक आपने कृतिका भाग 1। अब जो है उन्हीं दोनों पाठ्य पुस्तकों के भाग 2 आगे आपके 10वीं कक्षा में आते हैं। तो 10वीं कक्षा की आज आपकी जो है क्षितिज जो पाठ्य पुस्तक है, क्षितिज भाग 2 का जो है काम शुरू करते हैं। क्षितिज के बच्चों 2 भाग हैं, एक पदखंड है और एक गद्यखंड है। इसमें आपको पता है बच्चों, पदखंड में कविता आती है और गद्यखंड में पाठ आते हैं। तो आज जो है पहले क्षितिज भाग 2 का जो पदखंड शुरू करते हैं, और पदखंड में पहले कवि आपके आते हैं सूरदास। सूरदास ने यहाँ पर जो है सूरदास के पद जो है वो दिए गए हैं, जिसमें कि उस समय का वर्णन जो है सूरदास ने किया है कि जब श्री कृष्ण जो है वो वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, और वहां पर वृंदावन में उनके साथ रहने वाले लोग, उनके साथ रहने वाली गोपियां जो है वो उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाती हैं। वो उनके आने का इंतजार करती हैं, और जब श्री कृष्ण वहां से नहीं आते तो गोपियां जो है वो श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेजती हैं। लेकिन श्री कृष्ण जो है वो स्वयं ने आकर के और अपने मित्र को, श्री कृष्ण के मित्र का नाम है उद्धव, अपने मित्र उद्धव को जो है समझाने के लिए भेज देता है। तो इन पदों में जो है उस समय का वर्णन किया गया है कि जब श्री कृष्ण जो है वो मथुरा चले जाते हैं और वहां के राजा बन जाते हैं। कवि सूरदास जो हैं वो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, और कृष्ण से संबंधित रचनाएं जो उन्होंने लिखी हैं उनमें से जो हैं उनकी रचनाओं के जो प्रमुख पद हैं उनमें से कुछ पद जो है वो आपके दे रखे हैं। तो आपका जो है बच्चों किस तरह से आपका पेपर में आता है, जो भी आपके पद दे रखे हैं उसमें से आपके जो आते हैं पर्सन भी आते हैं उनसे संबंधित, उसके अलावा आपका पद दे करके आपका आ जाता है भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और भाषागत विशेषता बताइए। उसमें आपने तीनों का पद के आधार पर जो पंक्तियां दे रखी हैं उनके आधार पर अलग अलग जो है आपने बताना है। भाव सौंदर्य बताना पहले, फिर शिल्प सौंदर्य बताना है, फिर उसकी भाषागत विशेषता बतानी है। तो भाव सौंदर्य में बच्चों आपने क्या बताना होता है कि भाव सौंदर्य में आपने बताना है कि ये पंक्तियां या ये पद जो है वो कहाँ से लिया गया है और इसमें किस बात का वर्णन किया गया है, और उसके साथ जो पंक्तियां दे रखी हैं उनका सरलार्थ जो है वो देना होता है। ये सब आपने किस में करना होता है, भाव सौंदर्य में। तो पहला पद बच्चों आपका है, पहला पद शुरू करते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सन्हे तगात नाहिन मन अनुरागी, पुर इन्हीं पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल महा तेल की गगरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न भरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या बताना है कि ये पद कहाँ से लिया गया है। तो आप क्या करोगे, पहले भाव सौंदर्य लिख करके और आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से कवि जो है सूरदास द्वारा रचित पदों में से लिया है। आपने यहाँ पर पद ही लिखना, नहीं तो अगर आप पंक्ति भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से कवि सूरदास द्वारा रचित पदों में से ली गई हैं। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है
जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं। गोपियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल होती हैं और वो अपना संदेश भेजती हैं। अपने संदेश उनके संदेश मिलने के बाद जो श्री कृष्ण वहां से स्वयं ने आकर के और अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं। तो उसमें यहाँ पर गोपियां जो है वो उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब क्या होता है? भाग्यशाली। कि हे उद्धव, गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत संहित गाते नाहिन मन अनुरागी, तुम कभी भी श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। नाहिन मन अनुरागी, और न ही तुम्हारा मन श्री कृष्ण के मन से कभी बंधा जुड़ा। पुर इन्हीं पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। पुरइनी का मतलब क्या होता है? कमल। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जो है, पात का मतलब क्या होता है बच्चों? पत्ता। के जिस प्रकार कमल का पत्ता जल भीतर, जल के अंदर रहकर भी तारस देह न दागी, अपने ऊपर एक भी दाग नहीं लगने देता। यहाँ पर गोपियां उद्धव को कह रही है तो तुम तो जो है श्री कृष्ण के साथ रहकर जो है उसके प्रेम के बंधन से ऐसे दूर रहे हो जैसे कमल का पत्ता जल के अंदर रहकर भी अपने ऊपर कोई भी दाग नहीं लगने देता। जो जल महातेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से तेल की मटकी को जल के अंदर डालने से वो अपने ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरने देती। प्रीति नदी में पायो न परियो, दृष्टि न रूप परागी। के हे उद्धव, तुम जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी, तुमने श्री कृष्ण रूपी नदी में अर्थात श्री कृष्ण में के प्रेम में तुम कभी भी नहीं बंधे हो। दृष्टि न रूप परागी, और न ही जो है तुम उनके प्रेम से कभी मुग्ध हुए हो। प्रागी का मतलब क्या होता है? मुग्ध। और नहीं तुम उनके प्रेम से कभी मुग्ध हुए हो। सूरदास अबला हम्बोरी, गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहने लगी कि जो है हे उद्धव, हम अबला, हम जो भोली भाली हैं, हम भोली भाली गोपियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में ऐसे बंधे गई हैं जैसे कि चींटियां जो है गुड़ के साथ बंध जाती हैं। एक बार गुड़ के पास पहुंचने पर उसके साथ लग जाने पर वो उनसे अलग नहीं होती। यहाँ पर बच्चों देखो, प्रीति नदी में पाऊ न परियो, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और गुड़ चाटी जो पागी, यहाँ पर जो आया है तो जैसे उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसी प्रकार से पहले आप इस पद में क्या लिखोगे? भाव सौंदर्य। फिर आप इसमें क्या लिखोगे? शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में बच्चों आपने क्या बताना होता है? शिल्प सौंदर्य में बताना होता है कि इस पद में पहली पंक्ति में आप यही बताओगे कि इस पद में किस बात का वर्णन किया गया है। तो इस पद में जो है वो गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम है उसका वर्णन किया गया है। इसमें जो है वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण विद्यमान है, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और वार्तालाप शैली का प्रयोग किया गया है। तो शिल्प सौंदर्य में बच्चों आपने क्या बताना होता है? सबसे पहले पंक्ति में बताना होता है कि इन पंक्तियों में किस बात का वर्णन किया गया है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन सा गुण है, कौन से अलंकार है, कौन सा रस है और कौन सी शैली है। ये आपको जो है वो शिल्प सौंदर्य में बताना है। फिर उसके बाद आपने बतानी इसकी भाषागत विशेषताएं। भाषागत विशेषता कौन सी होती है? पहली पंक्ति में होता है ना कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है और फिर उस भाषा की विशेषताएं बतानी होती हैं। इसमें जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा कैसी है? व्यंग्यात्मक है, क्योंकि गोपियों ने श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को व्यंग्यात्मक रूप में बोला है और कवि के कथन में स्पष्टता है। दूसरा पद देखो बच्चों, के मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। गोपियां जो है
वो श्री कृष्ण को कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव तुम अपने आप ही बताओ कि क्या मन की बातें सबके सामने कही जा सकती हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हम श्री कृष्ण के आने की अवधि को आधार मानकर अपने तन और मन की पीड़ा को सहन कर रहे थे। अब इन जोग संदेशिनी सुनी सुनी, बिरहई बिरहई दही और बिरहिनी बिरह दही। और अब जो है तुम्हारे इस योग के संदेश को सुन करके हमारे विरह की अग्नि जो है वो और भी बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जेती ते उतते धार बही। हे उद्धव, हमने जहां से श्री कृष्ण के आने की आस लगाई, जहां से हमने श्री कृष्ण को पुकारा, वहीं से ही तुम ये योग का संदेश लेकर आए हो। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि अब हम और धैर्य धारण क्यों करें, जब श्री कृष्ण ने स्वयं मर्यादा का उल्लंघन किया है। ये आपने लिखना है भाव सौंदर्य में। उसके बाद बच्चों आपने उसी तरह से इसका भी जो है शिल्प सौंदर्य जो है वो बताना है और भाषागत विशेषता बतानी है। इसे जब आप शिल्प सौंदर्य बताओगे तो उसमें वही बताना है। इसमें भी जो है इस पद में भी गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम है उसको व्यक्त किया गया है। और जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है, वियोग रस है, वार्तालाप शैली है और जो है रूपक अलंकार है। इसमें वही भाषागत विशेषता में वही आपकी विशेषताएं आ जाती हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, भाषा व्यंग्यात्मक है, कवि के कथन में स्पष्टता है। इसमें बच्चों आपके दो तरह से आते हैं पद्यांश के। एक तो आपके जो है पद दे करके, ऐसे पद्यांश दे करके और उसका जो है भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य भाषागत विशेषता बताइए। एक इसके अलावा आपके आते हैं कि पद दे करके उससे संबंधित नीचे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब आपको इनके भाव सौंदर्य जब आप कर लेते हो तो आपको हर एक बात जो वो क्लियर हो जाती है। उसके आधार पर आप उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आज आप इन दोनों पदों को अच्छी तरह से जो है अपनी पाठ्य पुस्तक में से पढ़ोगे पहले, फिर उनका भाव सौंदर्य जो है करोगे और उसके बाद जो है आपने उसका शिल्प सौंदर्य भाषागत विशेषता करनी है। उसके बाद आगे जो है फिर उसके अभ्यास के जो प्रश्न होते हैं वो करेंगे। आज बच्चों हम दो ही पद करते हैं, आज आप एक बार करके देखना, उसके बाद नेक्स्ट दो पद जो हैं वो कल करेंगे बच्चों।